नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे में हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम फिर से बात करेंगे बिहार की सियासत की। दरअसल ओवैसी साहब की पार्टी जो एआईएमआईएम है, वो पिछले काफ़ी दिनों से वो चाहती है कि महागठबंधन का पार्ट बने। उनके अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर भी लिखा है लालू यादव जी को, लेकिन आरजेडी है वो कह रही है कि जब आप ये चाहते हैं कि इस समय सेकुलर ताकतें जीतें, तो आप बेहतर है कि चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाइए और हमें इस बीजेपी को हराने के लिए आप हमको सपोर्ट कीजिए। सवाल है, क्या आरजेडी के जो इस जवाब को, इस प्रस्ताव को ओवैसी साहब मानेंगे या फिर से उनकी एंट्री होगी और जिस तरह पिछली बार मतों का जो बंटवारा हुआ, खासकर मुस्लिम मतों का, वो फिर से देखने को मिलेगा। तो पहली प्रतिक्रिया बाबा मैं आपकी लूँगा। बाबा, आपको क्या लग रहा है कि बहुत सारे जो आवेदन हैं वो महागठबंधन के पास आए हुए हैं, कई घटक दल ऑलरेडी उनके साथ है। एक तो पशुपति पारस जी, वो भी बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, वेटिंग में है, वेटिंग नंबर 1 उन्हीं का है। फिर दूसरा ये जो ओवैसी साहब की पार्टी वो कर रही है। आपको क्या लगता है, ये एक बहुत गंभीर प्रयास है या उनकी पार्टी को भी पता है ये हमको लेंगे नहीं और वो भी एक सियासत का पार्ट है? हाँ, एक पशुपति पारस का आपने जिक्र किया, पहले उस पर एक खबर आपको दे देता हूँ। पशुपति पारस जो है वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि यदि पशुपति पारस अलौली से लड़े, अलौली मेरा जो है गृह विधायक का क्षेत्र वही है और वही रह रहे हैं, तो वो जरूर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन यदि उनके बेटे, शायद उनका नाम मुस्कान है, यदि मुस्कान चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। पिता को, चाचा उतरेंगे तो देंगे, चचेरा भाई उतरेगा तो वो नहीं देंगे। ये बात उन्होंने कही है सार्वजनिक तौर पे, या उनके मन में ऐसी बात है। बाकी और भी यदि रामचंद्र पासवान के बेटा चुनाव लड़ेंगे तो वो कैंडिडेट उतारेंगे वहाँ पे, ऐसी बात लग रही है। तो एक तो ये हो गया, इसलिए ये दुविधा महागठबंधन में हो रही है कि इनको शामिल किया जाए और या नहीं, या इनको सीट दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात हो गई ओवैसी साहब की पार्टी की। आज भी मेरे जो उनके अध्यक्ष हैं उनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई। उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने मुझे एक बाइट भी भेजी कि ये कहते हुए कि हाँ, हमने चिट्ठी लिखी है और हम गठबंधन का जो है हिस्सा बनना चाहते हैं, और जिससे कि मुस्लिम वोट का विभाजन ना हो। 2 दिन पहले मैंने ओवैसी साहब का इंटरव्यू किया था, सेम सवाल मैंने पूछा था कि आपके जो, ये बात अभी की नहीं, ये बात 1 महीना पहले से ही चल रही है। उनके जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ये कह चुके। ओवैसी साहब ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि बाद में हम पर ये आरोप ना लगे कि हम मुस्लिम वोटों में विभाजन करते हैं। पिछली बार भी हमने सीमांचल की सीटें जीती थी, इस बार भी हम जो है अपने 2 कैंडिडेट उन्होंने ऑलरेडी शायद अनाउंस कर दिए हैं, 2 नाम भी उन्होंने बताया था कि 2 कैंडिडेट्स जो हैं उनको बोल दिया गया, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक लाइन कही कि यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे ये मत कहिएगा कि मम्मी मेरा चॉकलेट छीन के भाग गया। ये बात उन्होंने आरजेडी नेता को लक्ष्य करके कहा है। अब ये आरजेडी को तय करना है कि वो ओवैसी साहब के पार्टी को गठबंधन में रखते हैं या नहीं रखते हैं। एक चैनल उनका और भी है, कांग्रेस के तरफ से भी बात करके वो दबाव बना सकते हैं, क्योंकि एक समय में एनडीए का हिस्सा थे वो, मनमोहन सिंह के पहले यूपीए का हिस्सा थे वो, तो वो बात भी वो कर सकते हैं। लेकिन कितना सीरियस वो हैं और कितना सीरियस तेजस्वी होंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। सुमित सर, मनोज झा साहब का बयान मैं पढ़ रहा था जी, तो वो कह रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब मदद करना चाहते हैं, उनका बेस तो हैदराबाद में है, यहाँ पर वो विड्रॉ कर लें और इस तरह से हमारी मदद करें सेकुलर ताकतों की। आपको क्या लगता है, कहाँ कहीं बात बनेगी बीच में कुछ? नहीं, देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये कहना कि आप यहाँ मत चुनाव लड़िए, ये आपकी कमजोरी दिखा रहा है। ये बयान आरजेडी या मनोज झा की तरफ से आने का मतलब आप मान रहे हैं कि वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, और नुकसान पहुँचाया भी था, फैक्ट भी है। 5 या 6 सीटें जीती थी सीमांचल में। ये बात अलग है कि आपने 4 को तोड़ लिया, 5 में से 4 आरजेडी में चले गए, और आप बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि विधायक तोड़ते हैं, सांसद खरीदते हैं, आपने तो वहाँ उनको सर पे बिठा लिया। तो खैर उस पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन असली चीज़, मेरा अपना मानना ये है, प्रैग्मेटिक सोच होनी चाहिए। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का पर्पस क्या है? एकमात्र है चुनाव जीतना, सरकार बनाना, इसके अलावा तो कोई उद्देश्य है नहीं। कोई इस पर्पस से तो चुनाव लड़ नहीं रहा है कि चुनाव जीत के वो धर्मशाला खोलेगा और उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेगा। वो तो मंदिर चुनाव जीतने का सरकार ही बनाना चाहेंगे।
तो अगर कोई एक ऐसी ताकत है जो आपको डेंट कर रही है, जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको कैसे इंटरटेन करें, उस ताकत को, उस विरोध को कैसे अपने साथ लेकर आएँ, ये समझदारी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर बड़ा दिल दिखाए, देखिए मैं शर्तिया बता सकता हूँ कि बिहार के अंदर अगर मुसलमान कितना फीसदी, आप लोग कितना आंकड़ा पता होगा? 18% जो नया 18 सर्वे से है, 20% है। 17% तो मोटा-मोटा 18% मुसलमान के सामने जब दो लोग खड़े होंगे, जिसमें एक आरजेडी का होगा और दूसरा एमआईएम का होगा, तो वो कंफ्यूज करेगा। उस मुसलमान वोट बैंक को लेने के लिए ये बेहतर होगा कि आप एमआईएम के साथ टाई अप रखिए, 5-7 सीटें जो एमआईएम मांगे उसको दे दीजिए और आप अपनी सीटों पर चुनाव लड़िए। ये जो डिवीज़न होने वाला है मुस्लिम वोट बैंक का, ये तो आप ही का नुकसान करने वाला है ना। मुस्लिम वोट बैंक तो वैसे भी एनडीए के खाते में नहीं जा रहा था, अगर वो डिवीज़न हो गया तो आपको डेंट करेगा, वहाँ कोई तीसरा आदमी को फ़ायदा पहुँच जाएगा। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा, जो पुरानी कहावत है। तो मेरा अपना मानना है, अगर मैं तेजस्वी यादव हूँ, अगर ओवैसी मुझे चिट्ठी लिखे कि मैं बात करना चाहता हूँ और आपके पास, मेरे पास वो ताकत है, तो मैं उनको एंटरटेन करूँगा, मैं बैठूंगा, मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन सी सीटें लड़ना चाहते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट है आपके पास और क्या आपकी रणनीति है। क्योंकि अगर ओवैसी के आने से डेंट आप ही को लगने वाला है और किसी और को नहीं लगने वाला है। तो ये प्रैग्मेटिक अपील और प्रैग्मेटिक सोच रखनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तेजस्वी जानते हैं और महागठबंधन के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग जानते हैं वहाँ पे, कि अगर विधानसभा में हंग हुई तो ओवैसी के पास अगर कुछ विधायक हुए तो वो हमारे साथ ही आएंगे, वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनकी ओवैसी की इस कमज़ोरी का, कि अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो उनको बी टीम कहते थे वो ए टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो कहीं जाएंगे नहीं। इस कमज़ोरी का फ़ायदा तेजस्वी उठाना चाहते हैं, ये ओवैसी भी समझ रहे हैं। इसीलिए ओवैसी ने कहा कि मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ, फिर आप मम्मी मम्मी मत करना कि मेरी चॉकलेट लेके भाग गया, जो बाबा के साथ उन्होंने कहा। तो भाई आप ओवैसी को चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकते हैं? अब तो वो 5-6 विधायकों की जीती हुई सीटों पे उनका क्लेम बनता है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी को बड़ा दिल अपनाना चाहिए। अगर अपनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। शादाब जी, क्या महागठबंधन को ओवैसी साहब पर विश्वास नहीं है? उनको लगता, अभी भी लग रहा है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, इसलिए उनको अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं? आपकी भी तो नेताओं से बात होती है, आपको क्या खबर मिल रही है? देखिए, जो बी टीम तो उनको, ये जो यूपीए अलायंस है वो हमेशा कहता रहा है। देखिए, अभी जो ओवैसी साहब हैं, उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो राजनीति में अनटचेबल है। मतलब उनको उनके साथ कोई जाना नहीं चाहता है, बैठना नहीं चाहता है। मनमोहन सिंह का समय और था, जब उनके पिताजी शामिल थे इस गठबंधन में। लेकिन अभी क्या है, जो भाजपा ने जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया है देश में राजनीति का, तो ये राजनीतिक दल डर रहे हैं कि अगर ओवैसी हमारे साथ आएंगे तो जो दूसरा वोट है, देखिए ओवैसी से मुस्लिम वोट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बिरला ही कोई वोट मिलता होगा, कहीं वो कोई और कैंडिडेट दे दे तो हो सकता है कुछ लोग उनको वोट दे दे। तो उनको ये लगता है कि अगर ओवैसी छोटी सी बात ऐड कर दूं शादाब भाई, आपकी बात को सुन के मुझे एक बात याद आई। मेरा ऐसा मानना है कि बीते दिनों में ओवैसी की पॉपुलैरिटी नॉन मुस्लिम में बहुत बड़ी है। पाकिस्तान वाले मुद्दे पर उन्होंने जो स्टैंड लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरीके से सरकार ने उनको भेजा मुस्लिम कंट्रीज़ के डेलीगेशन में, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता उसके बाद कोई चुनाव तो हुआ नहीं, परीक्षा बिहार में होगी, तो नॉन मुस्लिम जो वोटर है जो ओवैसी को भी पसंद करने लगा है। ये मेरा मानना, आई डोंट नो। नहीं, ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उनका जो स्टैंड था वो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। लेकिन जो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो देखिए मुस्लिम वोट के इर्द गिर्द घूमती है। और देखिए 18% वोट है। पिछली बार वो 20 सीटों पर लड़े थे, 5 जीते थे और 4 सीटों पे वो दूसरे नंबर पे थे। वो यूपीए गठबंधन बहुत पीछे था उसमें, और बाकी जगहों पे भी उनको अच्छे वोट मिले थे। तो कम से कम 9 सीटों का तो क्लेम वो करेंगे। अगर वो आरजेडी उनको स्पेस देगा तो वो 9 सीटें मांगेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये 9 सीटें तेजस्वी उनको देना चाहेंगे, और ये वो सभी सीटें हैं जो बिल्कुल मुस्लिम बाहुल हैं, जो किशनगंज, अररिया, जो अगल बगल के कटिहार, हाँ, फाबिसगंज, तो ये सीटें तो अच्छा, उसमें से देखिए 4 एमएलए ऑलरेडी वो ले चुके हैं पहले ही। अब वो जो 4 एमएलएज हैं, अगर वो सीटें अगर वो ओवैसी साहब को दे देंगे तो वो उन 4 एमएलएज का क्या होगा? कुछ वादा करके तेजस्वी उनको अपने साथ लेके आए हैं।
तो मसला यही है कि जो है वो लेना नहीं चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को यूपीए गठबंधन लेना नहीं चाहता। देखिए, मैंने कल किसी एक नेता ने मुझे बताया कि वो एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसमें उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, पिछली बार भी वो पिछली बार भी हाँ लड़े थे, सेकुलर अलायंस में थे। हाँ, इस बार भी वो बनाएंगे, क्योंकि हालांकि देखिए वो ऑफिशियल वेट कर रहे हैं। असद ओवैसी वेट कर रहे हैं कि एक बार जवाब आ जाए तेजस्वी या लालू यादव का, एक फाइनली ना का जवाब आ जाए तो फिर वो आगे बढ़ें। देखिए, मसला ये है कि असद ओवैसी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जब वो वोटर्स के बीच जाएं तो वो ये कहें मुस्लिम मतदाताओं से या दूसरे मतदाताओं से कि देखिए इन्होंने हमको स्पेस नहीं दिया, हमसे गठबंधन नहीं किया, इसलिए अब इनका कोई क्लेम नहीं बनता, आप हमको वोट दीजिए। वो भी स्मार्ट राजनीति कर रहे हैं, वरना बार बार वो क्यों लेटर लिख रहे हैं। सवाल ये है कि राजनीति में वो इतना क्यों झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए कि असद ओवैसी क्यों इतना झुके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि देखिए हम तो आने को तैयार हैं, लेकिन ये हमको नहीं ले रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात और भी जोड़ूंगा, क्योंकि और भी लोग हैं। देखिए, लालू यादव पर एक इल्ज़ाम भी है। देखिए, लालू यादव माई को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जिसमें 14% यादव है और 18% मुस्लिम है, 32% वोट होता है। लेकिन सवाल ये है कि लालू यादव की पार्टी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है। आप जब सरकार आती है तो डिप्टी सीएम उनके बेटे बनते हैं, उनके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10 नंबर तक के नेता जो हैं वो सब जो है उन्होंने मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। जो उनके सबसे सीनियर नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, असद ओवैसी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई देखिए, आप यादव और मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन आप मुसलमान को कहाँ दे रहे हो जगह। तो ये उनके ऊपर आरोप है, ये लालू यादव के ऊपर। तो इसको असद ओवैसी भुनाना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब जो आप झुके हुए दिखाई देते हैं, जो लेटर लिख रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम तो तैयार हैं, ये हमको नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं है। संजय सर, ये तो बीजेपी के लिए तो बड़ी मज़ेदार स्थिति हो गई है। ओवैसी साहब बार बार जो कह रहे हैं कि लेटर लिख रहे हैं और कह रहे हैं हमको शामिल करो, और फिर शामिल करने की स्थिति है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह के क्लेम कांग्रेस या दूसरे एलाइज कर रहे हैं उतनी सीटें तो हैं। 243 को तो आप बढ़ा लोगे नहीं, 300 तो कर नहीं दोगे। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जो सुमित कहे कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन क्या वो वोट में ट्रांसलेट होगा? जो उन्होंने बड़ा अच्छा उनकी पॉलिटिक्स के बारे में या उनकी जो सोच है उसके बारे में कहा। कुछ समय पहले मैं पटना गया था और कुछ पारिवारिक इश्यूज़ थे। वहाँ मुझे एक सज्जन मिले जो मतलब बढ़िया कुर्ता पजामा पहने हुए और काफ़ी एक्टिव से, लेट 30s में। तो थोड़ी देर के बाद वो मुझसे भी आकर के मिले। उनको लगा कि मैं मतलब काम करता हूँ, पत्रकारिता संस्थान का नाम सुना तो अरे आपको बहुत देखे हैं, ये है वो है, आकर के बात करने लगे। तो मैंने पूछा कि आप किस पार्टी में, यादव उनका टाइटल था। तो मैंने कहा कि क्या, तो कहे कि हाँ इस बार चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी कर लिए भैया, ये है वो। तो मैंने कहा तो किस पार्टी से? आरजेडी से ना, आरजेडी को हराना है इस बार। हम कहे हैं आरजेडी को हराएंगे कहाँ से, किस पार्टी से? फिर तो ओवैसी की पार्टी से, AIMIM से। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये लग रहा था कि मेरा थोड़ा सा, अगर हमने यादव वोट ले लिया और उधर मुस्लिम वोट हो गया तो मेरे प्रॉस्पेक्ट, अभी मान लीजिए जो कुछ समय पहले प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा की चुनाव हारने के लिए दूसरा, तो मैं उस केंद्र बिंदु में आ जाऊंगा राजनीति के जहां से मैं आगे जा सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको बाकी जगह से टिकट की उम्मीद नहीं है, जो हिंदू समाज से हैं, वो ओवैसी की पार्टी को आजमाना चाह रहे हैं, उनसे मतलब अपना हॉबनॉबिंग कर रहे हैं। दूसरी एक बात, जो ओवैसी की सभाएं अगर आप देखेंगे तो उसमें जो यंगर लॉट काफ़ी ज़्यादा जाता है, समझे। और अक्सर हर सभा में होता है देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो वो जब आते हैं तो मेरे लिए मतलब वो एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था। जब मैंने बहुत साल पहले मैंने यूपी में देखा था, वो आए तो लड़के जैसे एकदम पागल हो गए। और मुझे अंत में वहीं के समाज के लोगों ने बताया कि देखिए इससे बहुत गाइडेड नहीं हुई है, ये चुनाव जीतेंगे नहीं। लेकिन ओवैसी का आप पिछला बिहार चुनाव, उसके पहले का महाराष्ट्र चुनाव, उसके बाद ओवैसी नेशन वाइड चर्चा में ज़्यादा आ गया, क्योंकि उसके पहले आप मानते थे कि वहाँ की पार्टी है, एक सांसद हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अच्छा बोलते हैं। ओवैसी को आप लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, लेकिन ओवैसी का जो परफॉर्मेंस एज अ स्पीकर, प्लेटफॉर्म एंड पार्लियामेंट,
दोनों को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो जो बात शादाब कह रहे थे ना कि उनका पूरा ये रणनीति का वो है हिस्सा, जो मनोरंजन का है और जो शादाब का है कि मम्मी मम्मी फिर कंप्लेन मत करना, क्योंकि वो डेंट पड़ेगा। अब बी टीम कहिए, ए टीम कहिए, जो टीम कहिए, लेकिन वो डेंट तो पड़ेगा। अब उसमें यह है कि जा करके उनका हर समय तर्क क्या होता है कि देखो तुम्हारा वोट लेते हैं लेकिन तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, तुम्हारा नेता कौन है, नेता तो वही रहेंगे, इसलिए हमारे साथ आओ, हमें वोट करो। हाँ, उस रीज़न में अगर वो घुसेंगे तो ऑब्वियस है फ़ायदा किसको होगा ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बात सुमित कह रहे थे कि वो साथ में क्यों नहीं आ जाते, या मनोज झा का जो जिक्र हुआ, देखिए लालू जी की राजनीति अगर देखेंगे तो एल.के. आडवाणी को अरेस्ट करने के बाद मतलब या मुस्लिमों का उनके प्रति पूरा वो है, और वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो प्रभुत्व क्षेत्र है उसमें कोई हैदराबाद से व्यक्ति आकर के उनको डरा करके इसमें घुस जाए। काउंटर पोलराइजेशन की एक अलग बात है, लेकिन इसी तरह कल को चाहत बढ़ेगी, क्योंकि ये होगा सरकार में आएंगे तो सरकार में हो सकता है कि हंग हो, साथ में आ जाए तब भी साझेदारी हो, लेकिन उसके बाद वो चाहत बढ़ने लगती है। और आप अपनी कहीं ये कन्हैया कुमार अलग वो कांग्रेस में चले गए हैं जो उसी एज ग्रुप के रफली हैं, तो आपको कई जगह कई तरह की चीज़ को काउंटर करना होता है। तो इसलिए वो साथ जाने वाली प्रक्रिया होने में मुश्किल है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन उनका अपना पॉलिटिक्स के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। बाबा जी, ये एक तो देखिए जैसे ओवैसी साहब की बात हुई, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत पॉपुलैरिटी, हम लोग भी जब कोई उनसे रिलेटेड टॉपिक पे करते हैं तो कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही हमने देखा कि प्रशांत किशोर, जिसका आपने बीच में कई बार जिक्र किया, और मैंने भी फिर बिहार में लोगों से बात की, तो चर्चा बहुत ज़्यादा है दोनों लोगों की। क्या इन दोनों में भी कुछ पक रहा है? भाई महागठबंधन है, एक एनडीए, अगर ये दो भी क्या कुछ साथ आ सकते हैं? मैं अभी मैं उनके प्रवक्ता ने जो एक बाइट भेजी थी वो मैं सुन रहा था अभी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है केवल आरजेडी को नहीं लिखी है, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी है, वहाँ पे उन्होंने सीपीआई सीपीएम को लिखी है, माले को लिखी है, मैंने दीपांकर जी को भी, भट्टाचार्य जी को भी लिखी है, उन्होंने सारे घटक दलों को लिखा है, और महागठबंधन के। और उन्होंने ये कहा कि हम इंतजार करेंगे। आज जो अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, मनोज झा भी पटना में है। उन्होंने कहा कि ये जो कार्यकारिणी की बैठक होगी हम उनको समय देना चाहते हैं और उसके बाद वो तय कर लें, और इसलिए हमने सारे लोगों को लिखा है कि देखिए हम चाहते हैं कि वोट ना बटे, आप लोग भी अपने अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग करें कि भाई हमको इस गठबंधन में रखा जाए। एक बात वो हुई। दूसरी बात, एक घटना सुना देता हूँ छोटी सी। मैं एक इलेक्शन में मैं गया था ओवैसी को कवर करने के लिए किशनगंज। वो आदमी इतना मेहनत करता है, किशनगंज में कोई बेसिक सुविधा वाले एक होटल में मुझे सुबह बुलाया था। किशनगंज के बाद बांग्लादेश ही शुरू हो जाता है, मेरे पास तस्वीर है, 30-40 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है वो बॉर्डर। उस जगह पर बैठकर वो आदमी कैंपेन कर रहा था उस पूरे इलाके में। वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता जाके कोई नाइट स्टे करके वहाँ घूम रहा हो, और ओवैसी जो है वहाँ घूम रहे थे 5-6 दिन। मैंने बोला आप इस होटल में, बोले पिछले विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं? इससे पहले वाले विधानसभा की, जिस बार उनको कुछ नहीं मिला था, 15 की बात, 6 सीट लड़े ही थे। तो लेकिन उस वक्त वो उस छोटे से बेसिक स्ट्रक्चर वाले होटल में, क्योंकि वो वही था ही, वहाँ पे कोई खाना बनाने वाला भी था उनका जो कि वो करके, और वो आदमी घूम रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस उतनी आसानी से मिल गया हो। और आज को मुझे लगता है पिछले चुनाव के बाद उनका रुतबा बढ़ा। एक और बाई इलेक्शन जो है उसके वजह से आरजेडी हार गई थी, जो आरजेडी की सीट थी वो नॉर्थ इंडिया की सीट है, वो सीमांचल की सीट नहीं है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत चर्चा में रहा था, वो आरजेडी वो सीट हार गई थी। तो वही सबसे बड़ी बात है, क्या आरजेडी स्वीकार करेगी? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आप देखें ना कि तो आरजेडी का जो कई सीटें हैं ना, एक ओवैसी ही नहीं है, पप्पू यादव भी एक आपको सीमांचल में फैक्टर मिलेगा। पप्पू यादव का आरजेडी क्या करेगी? अकेले निर्दलीय जीते हैं पूर्णिया से। कांग्रेस के असंबद्ध सदस्य क्या होता है वो, एफिलिएटेड है वो मेंबर बने हुए, उसका क्या करेगी? क्योंकि इस बार के चुनाव में जिस ढंग से ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जब वोट यदि कटते हैं तो एक एक वोट बहुत कीमती हो जाएगा। बाबा ने पप्पू यादव का जो जिक्र किया ना, आप पप्पू यादव की पूरी राजनीति इधर की देखिए, मतलब वो इस्लाम और प्रॉफिट साहब और बाकी चीज़ के बारे में ओवैसी से 4 कदम आगे जा कर के वो बोल रहे हैं। तो वो जो फैक्टर की बात वो कह रहे हैं, पप्पू यादव कांग्रेस के हैं और मतलब
चुनाव इंडिपेंडेंट जीते, वो एक अलग फैक्टर है। और आरजेडी पसंद नहीं करती पप्पू यादव को, मतलब वो तमाम कारण है, उस पर अलग से जिक्र होगा तो मतलब वो लंबी बहस चलेगी उस पर। अगर वो कुछ आगे बताना चाहते हैं तो बता दें, लेकिन पप्पू यादव और मैं कह रहा हूँ ये छोटे छोटे ग्रुप है। यदि आप कोई बड़ा बैटल जीतना चाहते हैं तो आप अपने तर्कस में सारे तरह के तीर रखिए, मेरा ये कहना है। तो वो क्या वो रखेंगे या नहीं रखेंगे ये मुझे मालूम नहीं। इसमें एक चीज पुण्यम को और भी भूलनी चाहिए बिहार के चुनाव में। पिछली बार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग लड़े थे, इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ आ गया। अगर आप एनडीए का ब्लॉक देखेंगे ना तो ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार साथ उपेंद्र कुशवाहा भी, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने आज एसआईआर पे सवाल खड़े कर दिए, तो उनका क्या इंटेंशन है समझ में नहीं आया। उनके वो शायद राज्यसभा भी मिल गया ना उनको, राज्यसभा में भी है एनडीए से, लेकिन वो एसआईआर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर पे सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, तो उनके मन में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा। खैर, पर मेरा कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक जो लग रहा है कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो ज़्यादा अच्छे से आपस में ग्लूड है, चिपका हुआ है, वो जोड़ जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। जो विरोध के लोग हैं वो आपस में बटे हुए हैं, जबकि सबका पर्पस यही है कि बीजेपी या नीतीश कुमार की सरकार वहाँ नहीं बने। तो कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी कोशिश हो रही है क्या, जो कोशिश जैसे फॉर एग्जांपल एमआईएम ने की, एआईएमआईएम ने, कि सभी दलों को चिट्ठी लिखी कि भाई हम गठबंधन करना चाहते हैं, हम आपके साथ आना चाहते हैं। एक रास्ता ये भी हो सकता है, हमने ऐसे तमाम चुनाव देखे हैं कि आप गठबंधन में भले आरजेडी के साथ ना आए, पर कांग्रेस अपने कोटे से 5-7 सीटें दे दे। जो कांग्रेस 60, 70, 50 सीटें मांग रही है, अगर उस इलाके में, क्योंकि कटिहार की सीट वहाँ पर आती है, उस इलाके में कांग्रेस की वो भी है, तारिक अनवर जीतते हैं, तो कांग्रेस अपने कोटे से एमआईएम के 5-7 लोगों को टिकट दे दे, वहाँ मतलब कांग्रेस और एमआईएम का गठबंधन हो जाए। क्या ये संभव है? मतलब ये जो अलग अलग धड़े हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए वैसा ही मजबूत गुट दिखाने की जैसा सत्तारूढ़ दिखाई दे रहा है। देखिए, हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए ये जो मुस्लिम वोट है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई इसके एमआईएम अकेले दावेदार है। देखिए अगर आप थोड़ा, आरजेडी है और कांग्रेस है, जनसुराज है। आप प्रशांत किशोर को क्या समझ रहे हैं? 70 मुस्लिम एमएलएस को उन्होंने कैंडिडेट देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 70 हम ओबीसी देंगे और 70 मुस्लिम देंगे, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। अब कितने देंगे वो तो बहरहाल सामने आएगा। हाँ, देखिए नीतीश कुमार ने, सुमित जी, पिछली बार 11 टिकट दिए थे, लेकिन उसमें एक भी नहीं जीता था। हालांकि आप यही 2015 में चले जाइए तो उनके 7 एमएलएस जीते थे 2015 में, तब उनका आरजेडी से गठबंधन था। देखिए जो टोटल अगर आप मुस्लिम एमएलएस को देखें तो वो 19 मुस्लिम एमएलएस अभी हैं जो मौजूदा विधानसभा है। तो देखिए जो मुसलमानों के जो व्यापक मुद्दे हैं, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो घट रहा है। अगर आप लगातार उसको डेटा निकाल के देखें तो उस अनुपात में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिस अनुपात में होना चाहिए, जो अदर कास्ट या अदर कम्युनिटी का है। के अनुपात में नहीं हाँ, तो ये भी एक लार्जर, जो मुझे लगता है 18% है, लेकिन 8% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है विधानसभा में। सही बात है। तो देखिए ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो मुस्लिम वोट के नाम पे राजनीति कर रही हैं, ठगने का काम कर रही हैं। ये जो इमोशनल इश्यूज़ हैं वो उठाए जाते हैं, जज्बाती भाषण दिए जाते हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में जाके जज्बाती भाषण देते हैं ताकि उनको मुसलमानों को वोट मिले। तो देखिए जो लार्जर एक समस्या है, जो जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो अशिक्षा है, बेरोज़गारी है, या दूसरे जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आज आप सोसाइटी में देखिए कदम से कदम मिलाकर मुस्लिम युवा या मुसलमान वोटर चलना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके पास वैसा जो है मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पा रही है। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें देखना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए बात सिर्फ ओवैसी की मुस्लिम पॉलिटिक्स की नहीं है। अगर आप सिर्फ राजनीति की भी बात करें तो अभी मैंने आपको आरजेडी का उदाहरण दिया कि सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं, जिनके 12 मुस्लिम एमएलएज हैं, उनके यहाँ मुस्लिम नेताओं की क्या हालत है आप देख लीजिए। आप कांग्रेस में आ जाइए, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में जो तो है ना भाई, हाँ, विधानसभा में हाँ, शकील उसके मुकाबले लीडर है ना बनाया हुआ। हाँ, शकील खान को बनाया है। तो हाँ, तो सवाल यही है कि जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है, जो आज एआईएमआईएम को सीटें देने को तैयार नहीं, सवाल ये कि वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं। या जेडीयू में भी आप देख लीजिए, जेडीयू में भी जो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2, 3, 4 लीडर कौन है। तो यही है कि जो जितनी बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो न्याय नहीं कर रही हैं मुस्लिम मतदाताओं के साथ। तो ये जो बस इसी संजय सर संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा इस पर। ये सवाल जो उठा रहे हैं कि जो जिनको अभी तक मुसलमान मत मिलता रहा, आरजेडी या महागठबंधन की बात है, मेजॉरिटी 80 से 85% तक वोट मुसलमान वोट उनको मिलता रहा है, लेकिन वो उस तरह से उनको जगह स्पेस नहीं दे पा रहे। इसका फायदा क्या ओवैसी उठा पाएंगे? देखिए प्रोग्रेसिवली देखिए तो ये ट्रेंड आपको सिर्फ बिहार में नहीं सभी जगह दिखेगा।
हर स्टेट में ये आपको ट्रेंड दिखेगा, क्योंकि जब से मेरा सवाल है क्या इसको मैं ओवैसी साहब फायदा उठा पाएंगे? उसी पे आ रहा हूँ। अगर ओवैसी को पिछले बार 5 सीट मिले, मैंने वही कहा कि आपको महाराष्ट्र उस बार का देख लीजिए और पिछले बार का आप बिहार का चुनाव देख लीजिए। ओवैसी उसी सेंटिमेंट को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई तुम्हारा वोट, तुम्हारी मदद, खौफ तुम्हें दूसरे का दिखा करके तुम्हारे लिए इन्होंने किया क्या। फिर वो तमाम वो लिस्ट भी बताते हैं कि तुम्हें अनपढ़ रखा, तुम्हारी देखो शिक्षा में क्या स्थिति है, रोजगार में क्या स्थिति है, रिप्रेजेंटेशन में क्या स्थिति है, और ये सब करके फिर तुमको क्या मिला। तो उस जो मतलब उनके जो रॉ नर्व है उसको टच कर रहे हैं और साथ में दूसरी चीज़ें, दूसरी बातें कह रहे हैं। तो ये दोनों मिला करके मुझे लगता है वोट में कितना, मतलब सीट में कितना ट्रांसलेट होगा, लेकिन डेफिनेटली उनका एक फैक्टर होगा और डैमेज होगा। ठीक है, तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।